दोस्तों नमस्कार। मैं अभिजीत देसाई आज के इस वेबिनार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिवाली और इसके आगे आने वाली तमाम दिवाली आपके जीवन में वो तमाम खुशियां लाए जिसका जो आपका सपना है, आपके परिवार में वो खुशियां लाए जो आपके परिवार के सपने हैं, तमाम सपने पूरे हो और वो तमाम सपने हमारे इंश्योरेंस की मदद से, इंश्योरेंस की ओर से पूरे हो। यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और आज के इस ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको एक चीज कहता हूं, कभी भी किसी भी व्यक्ति का जो भी प्रोडक्ट बिकता है केवल उसकी बातों से बिकता है। अगर उसने बोलना बंद कर दिया और कोई एक्टिविटी नहीं की, कोई माई का लाल नहीं है उसके पास आके कोई प्रोडक्ट खरीदे, मतलब अगर हमें इस फील्ड में टिकना है, लंबे रेस में जाना है, तो हमें बोलना पड़ेगा, हमें बात करनी पड़ेगी, हमें कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ेगी जिसके आधार पर अगर हम सवाल पूछेंगे और पार्टी जवाब देगी तो सीधा से पार्टी मतलब डायरेक्टली वो इंश्योरेंस के पास आ जाएगी। कौन से सवाल पूछने हैं? बहुत सारे सवाल है। मैं आपको अभी दिवाली के रिलेटेड बात है तो मैं आपको एक चीज कहता हूँ। भाई साहब दिवाली में मुझे एक चीज बताइए, हम लक्ष्मी पूजा करते हैं, बराबर है? माँ लक्ष्मी का वो हम उनकी पूजा पाठ करते हैं, माँ लक्ष्मी को घर में आमंत्रित करते हैं। अच्छा, लक्ष्मी पूजा लक्ष्मी खर्च करके होनी चाहिए या लक्ष्मी बचा कर होनी चाहिए? आपके हिसाब से क्या है? अगर ये सवाल आप पूछेंगे तो लोगों का जवाब होगा नहीं भाई, लक्ष्मी पूजा तो लक्ष्मी बचाकर ही होनी चाहिए। क्योंकि लक्ष्मी को खर्च करना लक्ष्मी मैया को अच्छा लगेगा या लक्ष्मी को बचाना अच्छा लगेगा? नहीं, लक्ष्मी मैया को बचाना अच्छा लगेगा। तो दोस्तों एक चीज है, क्यों ना इस लक्ष्मी पूजा के दिन लक्ष्मी को बचाकर वास्तव में लक्ष्मी पूजा कर सकते हैं। नंबर वन, यहां से आपकी शुरुआत हो जाएगी। नंबर टू, भाई साहब ये बताइए, आप जिस कंपनी में काम करते हैं, राइट, उस कंपनी ने आपको बोनस दिया, बहुत बहुत बधाई हो सर उस बोनस के लिए। हर साल आप उस बोनस की प्रतीक्षा करते हैं और बोनस आने के बाद आप विद फैमिली उसको अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं, चाहे शॉपिंग होता है, चाहे आप घूमने जाते हो, वगैरह वगैरह वगैरह। भाई साहब ये बताइए, आपका मालिक आपको बोनस दे रहा है, आप जब तक जॉब पर हो तब तक बोनस दे रहे हैं, बराबर है? मान लीजिए कल को आपने कंपनी छोड़ दी, क्या आपका मालिक आपको बोनस देगा? क्या मान लीजिए कल मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसको कंपनी बोनस दे रही है, वो व्यक्ति अचानक उसके साथ कोई हादसा हो गया, परमानेंट डिसेबल हो गया। अगर वो आदमी को परमानेंट डिसेबल होने के बाद कंपनी ने कहा कि अभी आप काम पर नहीं आ सकते, आप जाइए, क्या कंपनी उसको उसकी सैलरी, हर महीने की सैलरी और हर साल बोनस देगी? भाई नहीं देगी। भाई साहब आप रिटायरमेंट के बाद क्या आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी देगा? भाई नहीं देगा। तो भाई साहब क्या आपको लगता है कि आपके पास एक ऐसा एम्प्लॉयर होना चाहिए जो आपको सैलरी आपकी उम्र की सौ सॉरी आपको बोनस आपकी उम्र की 100 साल तक दे दे? क्योंकि बोनस जब आता है ना, तब हमारी दिवाली सोने पे सुहागा हो जाता है। क्योंकि दिवाली त्योहार में अगर जिनके पास पैसे है वो उस त्योहार को अच्छी तरह उस त्योहार को वो निभाते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं होते वो चुपचाप बैठे रहते हैं। वो ना तो खर्च कर सकते, ना खरीद सकते, ना दिवाली उस लेवल की कर सकते हैं। तो उनकी तमाम दिवाली कॉम्प्रोमाइज जाती है। भाई साहब क्या आप चाहते हो कि आपको दिवाली का बोनस रिटायरमेंट के बाद भी आवे? हर रिटायरमेंट के बाद, मान लीजिए 10-15 साल के बाद आप रिटायर्ड हो जाओगे, 20 साल के बाद रिटायर्ड हो जाओगे, उसके बाद भी दिवाली के समय ही आपको एक बोनस आना चाहिए जिंदगी भर। अच्छा, आपको तो जिंदगी भर बोनस आएगा, आपके पश्चात आपके वारिस को एक साथ करोड़ों का बोनस आ जाए, क्या आप चाहते हो? दोस्तों अगर हम इस तरह बातें करेंगे इस तरह, तो शायद कुछ बातें ओपन अप हो जाएगी, शायद कुछ बातें निकलेगी, शायद कुछ बातें आ जाएगी, बराबर? वैसे अब ये बताइए, हम दिवाली में अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम दिवाली में अच्छे कपड़े पहनते हम पटाखे जलाते हैं। वैसे अब ये जिंदगी में ये क्या दिखाता है, यहाँ से ना सीखना चाहिए। देखिए क्या होता है मालूम है, अच्छे कपड़े आदमी तभी पहनता है जब उसके जीवन में खुशियां है। दिवाली त्योहार खुशियों का है, दिवाली त्योहार खुशियों का है, बराबर है? अच्छे कपड़े पहनते हम सेलिब्रेट करते हैं। वैसा त्योहार तो हर साल आएगा ना।
तो क्यों ना ऐसा कुछ करे कि साल के 12 महीने हम अच्छे कपड़े पहने, अच्छा सेलिब्रेशन करें। क्यों साल में एक बार सेलिब्रेशन करें? वैसे दिवाली में बोनस मिलता है तो हम उसको बढ़िया मनाते हैं, उसको त्योहार मनाते हैं। क्यों ना दिवाली हर महीने की आई जाए। अगर हर महीने दिवाली आती है तो कैसा रहेगा? वैसे अब आज से कुछ सालों के बाद आपको अगर हर महीने एक एक्स्ट्रा तनख्वाह आ जाएगी, जो बोनस के रूप में हर महीने का बोनस आएगा, डोंट से पेंशन, हर महीने आपको बोनस आएगा और आपकी हर महीने की दिवाली हो जाएगी तो कैसा रहेगा? लाइक दैट आपके सवाल। चौथा, वैसे अब हम फटाके फोड़ते हैं, बराबर फटाके फोड़ते हैं। आपको नहीं लगता वो फटाकों से हमें कुछ सीखना है? फटाकों से हमें कुछ सीखना है। देखिए कुछ बम होते हैं ना, बम, उस बम को जलाने के बाद आज बम मतलब वो जो बात बोलते हैं ना, बात, उस बात को जलाते हैं। बात जलते 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 उस जगह तक पहुंचते हैं जहां पे बारूद को एक साथ रखकर उसको बहुत जाम बांधा जाता है। जब वो जो जलती हुई बात अंदर जाती है और वो बारूद जलता है तो सारी रस्सियों को तोड़कर बाहर धम करके आवाज निकलती है। बात सही है ना सर? सर जब बारूद फटता है ना, तो जिसने बारूद वो मतलब जब बम फटता है, जो जिससे लगा है ना सबसे ज्यादा उसको अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने बम फोड़ा और देखो क्या जबरदस्त आवाज आ गई। भाई साहब, ये बम है ना जिंदगी में बहुत कुछ सिखाता है। जिस तरह आज बम फटा के लोग बम फोड़ के लोगों को दिखा रहे हो, देखो मैंने जो बम लगाया तो इसकी आवाज देखो कितनी जबरदस्त है। वैसा उसी तरह लोगों को दिखाइए, देखो मैंने फाइनेंशियल बॉम्ब लगाया है और अभी मैंने बात को मैंने जलाया है। जो आज से 15 या 20 साल के बाद जो एक बड़ा फंड आके धम करके चाहे वो रिटायरमेंट के लिए हो, बच्चों की एजुकेशन के लिए हो, बेटी की शादी के लिए हो, बहुत बड़ा बम फटेगा, फाइनेंशियल बम, जो आपको एक साथ लाखों करोड़ों रुपए दे देगा। उस समय भी लोग आपको देखते रहेंगे और आप उस समय में आपकी कॉलर बड़ी टाइट हो जाएगी। क्यों टाइट हो जाएगी? क्योंकि आप ही ने ऐसा कुछ बम फोड़ा है कि लोग आपको बड़ी, क्योंकि बिटिया की शादी में जो आदमी करोड़ों रुपया खर्च करे, लोग तो बड़ी उम्मीद से देखते हैं ना उसको। बिटिया बच्चे के एजुकेशन में जो लोग लाखों रुपया खर्च करते हैं, लोग बड़ी उम्मीद से, बड़ी इज्जत से, बड़ी रिस्पेक्ट से उनको देखते हैं। जो आदमी रिटायरमेंट के बाद अपनी पत्नी को देश विदेश घुमाता है, लोग उसको बड़ी इज्जत से देखते हैं ना। तो भाई साहब क्यों ना वो बम फोड़ा जाए, क्यों ना उस तरह का बम फोड़ा जाए। वैसे जो हम माला लगाते हैं ना, माला, माला मतलब माला देखिए, एक फटाके ना एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं और पूरी माला ऐसी लंबी रहती है और एक को लगाओ, एक को लगाओ, धड़ाधड़ 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 सारी माला एक के बाद एक फटते रहती है। वैसे अब जब माला फटती है ना, तो सारे लोग उस माला को देखते रहते हैं। क्या मतलब माला हो, माल हो, जो भी आप आपकी लैंग्वेज में आप बोलते हो, तो माला जो फटी है ना, तो तकरीबन कुछ लोग मतलब उस समय में 2 मिनट 3 मिनट सारे सुन्न हो जाते हैं। सबका ध्यान उस माला की तरफ है और जो माला लगाता है ना, उसकी उस समय कॉलर भी टाइट होती है। वैसे माला जिंदगी में एक चीज दिखाती है, क्या दिखाती है? बम तो एक साथ फट जाता है ना, बम एक साथ फट जाता है। बम केवल 2 सेकंड या 3 सेकंड की खुशियां देता है, माला सर कई मिनटों की खुशियां देता है। वैसे सर जिंदगी में पेंशन की माला होनी चाहिए, जो आपको आज से 15 साल के बाद जो फटना शुरू करे, जो जिंदगी भर तक फटी रहे, ये ऐसी माला है सर। भारत सरकार के जीवन उमंग की एक ऐसी माला है, जो आप आज लगाओ, बराबर है, बात केवल 15 साल चलेगी, उसके बाद फटना शुरू होगा। तो आज से 15 साल के बाद जब आपकी उम्र 35, आपकी उम्र 55 साल की हो जाएगी, हर साल आपको 3-3 लाख रुपया देकर फटाका फटेगा और ये माला सर चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? आपके उम्र के 100 साल तक। अच्छा, 100 साल तक तो माला चलती रहेगी। और वो कहते हैं ना, हमारे जो वारिस के पास एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल धम करके बम फटेगा सर। मतलब वारिस को उस समय करोड़ों रुपए आ जाएगा सर। दिवाली बहुत कुछ सिखा दिए सर, दिवाली बहुत कुछ सिखाते, क्यों ना इस तरह सिखाया जाए। दोस्तों मैं पूछना चाहता हूँ, ये आइडिया कैसा रहेगा? आई डोंट थिंक सो, मैंने आपको म्यूट किया है। सॉरी, मैंने म्यूट किया है। दोस्तों बताइए ये आइडिया कैसा रहेगा? आप सब अनम्यूट हो अभी।
बहुत बढ़िया रहेगा सर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बढ़िया। सर। सो हमें क्या करना है बड़ी वहाँ? मजा यस, आ जाएगा, दिवाली में अलग बात हो जाएगी। दिवाली में अलग बात हो जाएगी, सर, इस ग्रेट। तरह ना बोलने आना चाहिए, वरना ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये तरीका सिस्टमेटिक वन बाय वन बोलने आना चाहिए। ऑफ कोर्स आपने आ इसमें से जाएगा यार, आप तो बोलने में इतने माहिर हो, आपको नहीं आएगा फिर किसको आएगा यार। आपने आपने इसमें से एक दो बात भी बोली है तो भी फर्क गिर जाता सर, मैंने सर के एक एक बात पे भी भेज दिए। बस बस बस, मैं वही चाहता हूँ कि जब आप ना मेरा रिकॉर्डिंग सुने ना, रिकॉर्डिंग सुनते समय ना लिख लीजिए। अगर कोई बात ऐसी है जो आपको लगता है कि यही बात मुझे क्लाइंट के लिए लगता है, वो लिख लीजिए। मैंने वो लिख लिया सर लिखेंगे अभी। ना तो आपके पास वो रिकॉर्डेड आ जाती है। और पढ़ना पड़ता उसे, मैंने एक बुक कर दी है, उसमें लिखते जाता मैं आपके। यस 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 यस, श्योर श्योर। सो मैं चाहता हूँ सर्वे, ये भी एक सर्वे है ना, ये भी एक सर्वे है। तो ये दिवाली के समय इस तरह का सर्वे करिए, इस तरह का लोगों से बातचीत करिए, तो दिवाली बढ़िया हो सकती है। चलिए आइए, आज मैं आपको एक अलग सर्वे के बारे में भी बोलने वाला हूँ। सो आज मेरा जो सब्जेक्ट है वो अलग है। नो डाउट दिवाली था तो मैंने कहा क्यों ना दिवाली में कुछ स्पेशल आपको स्वीट दिया जाए, तो मेरे हिसाब से ये स्वीट ही था दिवाली के लिए, आपके लिए। चलिए, आज मैं दिवाली के दिन आपके लिए एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट के ऊपर बात करूंगा, प्रोजेक्ट। देखिए दिवाली, दिवाली ये नन्हे से हाथों में किसी बुजुर्ग का हाथ है। दोस्तों ये क्या है? बिलीव करिए, हर आदमी चाहता है कि मैं हर साल दिवाली मनाऊं, मेरी जिंदगी भर जितनी भी उम्र है मैं ताउम्र दिवाली को सेलिब्रेट करूं। और दिवाली सेलिब्रेट, दोस्तों बिलीव करिए, दिवाली सेलिब्रेट केवल रिटायरमेंट, मतलब जो आदमी बुजुर्ग होते हैं ना, अगर वो उनके पास पैसा है तो वो परिवार के साथ है, परिवार के साथ मेंटली है, फाइनेंशियली परिवार के साथ है। अगर पैसा नहीं है तो भले भले एक ही घर में है, लेकिन वो किसी कोने में रहेंगे। तो उनके पोते, उनके नाती अगर दादाजी का हाथ पकड़ते, दादाजी के पैर छूते हैं, तो ये तब मुमकिन है जब दादाजी फाइनेंशियल दादाजी हो, वो फाइनेंशियल अमीर हो, फाइनेंशियल वो हैप्पी रिटायर्ड हो, तब जाके उनको वो प्यार मिलता है। तो आइए आज बात करते हैं सर्वे, हैप्पी रिटायरमेंट का कैसे करें। क्योंकि इस समय हम वैसे भी फील्ड में जाने वाले हैं, वैसे भी लोगों को मिलने वाले हैं, तो हमें इसको रिलेट करना है। भाई साहब मतलब ऐसे आप बोल सकते हैं, भाई साहब एक मैं खुशियों का सर्वे कर रहा हूँ, मैं एक खुशियों का सर्वे कर रहा हूँ जो खास करके दीपावली के समय है। क्योंकि ये दीपावली हर एक आदमी जब तक उसकी जिंदगी है तब तक दीपावली आते ही रहती है सर। सर आदमी जब रिटायर्ड हो, अगर उसके पास पैसा है तो उसके बच्चे बहुए उनके साथ दिवाली मनाते हैं, उनके पोते नाती उनके साथ दिवाली मनाते हैं। लेकिन पैसे नहीं है तो भले एक ही घर में होने के बावजूद उनको दिवाली में शरीक नहीं किया जाता, उनको एक कोने में एक कमरे में रखा जाता है, या तो उनको वृद्धाश्रम में रखा जाता है, उनको परिवार से दूर रखा जाता है, कहीं अलग जगह रखा जाता है। वैसा इस विषय पर मैं सर्वे करने आया हूं। देखिए या यहां से शुरुआत करिएगा, बहुत बढ़िया ये आ जाएगा। अब मैंने ये प्रोजेक्ट के ऊपर बात की है, ये आपको ना प्रोजेक्ट लेना, वाई प्रोजेक्ट, ये देखिए। अगर प्रोजेक्ट का नाम लेता हूं तो एक कंस्ट्रक्शन साइट की मैं बात करूंगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट में प्रोजेक्ट होता है। अगर एक जगह पे कोई इमारत या कोई बहुत बड़ी इमारत बांधनी है, तो सबसे पहले वहां पे जो आर्किटेक्ट है उसको उसको पूरा नक्शा दिया जाता है, और नक्शे के अनुसार वो वहां पे लेआउट्स बनाता है। कौन सी जगह पे बिल्डिंग होगी, कौन सी जगह से एंट्री होगी, कौन सी जगह पे हॉल होगा, कौन सी जगह पे डब्ल्यूसी होगा, कौन सी जगह पे किचन होगा, कौन सी जगह पे बेडरूम होगा। ये सारा वो पहले ये डिसाइड करता है, अपना इंजीनियर डिसाइड करता है। फिर उसको बोलते हैं लेआउट। फिर साइट पर एक्चुअल काम होता है, काम करने वाले सब इंजीनियर, वर्कर, बेगारी, मजदूर होते हैं, और बाद में साइट कंस्ट्रक्शन, और बाद में बन जाता है वो बहुत बड़ा बिल्डिंग जिसको हम बोलेंगे रेडी अपार्टमेंट। दोस्तों बिलीव करिए, अगर इस प्रोजेक्ट के ऊपर, मतलब मैं चाहता हूं ना आपका एमडीआरटी हो जाए, तो एमडीआरटी हो जाए तो बस इसको प्रोजेक्ट के रूप में ले लीजिएगा। आज मैंने जो दिवाली की बात कही, कम से कम 25 लोगों को ये दिवाली के दरमियान जो मैंने बात छेड़ी है, वो बात रिहर्सल करके 25-30 लोगों के सामने करिएगा। आज जो मैं प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट भी 25 कम से कम नहीं तो भी दिसंबर तक आपको 300 लोगों तक पहुंचाना है।
2 महीने के अंदर, क्योंकि एमडीआरटी करना है, सभी को एमडीआरटी करना, 300 लोगों तक पहुंचाना है। दोस्तों दोस्तों मैं एक चीज कहता हूं, आपको क्या करना है, एक चीज कहता हूँ। देखिए ये जो जो मजदूर है ना, मजदूर, उनको पता भी नहीं होता हम क्या बांधने जा रहे हैं, लेकिन जब वो उनको सुपरवाइजर बोलता है कि भाई ऐसे दीवार बांधो, ऐसे ये करो, वैसे वो करो, और जब वो पूरा हो जाता है और जब बिल्डिंग बन जाती है तो मजदूर को लगता है अरे क्या बात है, क्या ब्यूटीफुल बिल्डिंग बांधी मैंने। दोस्तों मैं वही कहता हूँ, आज मैं आपका इंजीनियर हूँ, आज मैं आपका सुपरवाइजर हूँ, बस मैं आपको एक, आप मजदूर बनिए और मैं आपको कुछ ना बात बताता हूँ, आप उसको फॉलो करिए। क्या बताता हूँ बात, कि आप ऐसे ऐसे करिए, अपना दिमाग यूज मत करिए, क्योंकि कोई भी जो वर्कर होता है, मजदूर होता है, वो अपना दिमाग नहीं यूज करता, हाथ पैर यूज करता है। अगले 2 महीने आप हाथ पैर यूज करिए, हाथ पैर यूज करिए, और मैं दावा करता हूँ 2 महीने के बाद अगर जो मैं बोलता हूँ वो करोगे तो आपका आपका बढ़िया सा एमडीआरटी का टावर खड़ा हो जाएगा, एमडीआरटी की बढ़िया से इमारत खड़ी हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं आप इसके लिए मैं जो बोलता हूं वो करिए। सबसे पहले रिटायरमेंट प्रोजेक्ट, आज हम बात करेंगे रिटायरमेंट प्रोजेक्ट। वाई रिटायरमेंट प्रोजेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? नो सोशल सिक्योरिटी कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज। मैं क्लाइंट को शुरुआत ऐसे ही करता हूं, सर अगर आप और हम सर अगर लंदन में होते तो सर आपको पता है रिटायरमेंट के बाद है ना, हमको लंदन गवर्नमेंट सामने से सर पूरा मेडिकल का खर्चा देती थी, सामने से सर हमको पेंशन देती थी, सामने से हमको रहने खाने पीने का पूरा बंदोबस्त होता था। पता है क्यों? क्योंकि अभी उनके यहाँ पे टैक्सेशन सर हमारी जितना नहीं है, उनके यहाँ पे टैक्सेशन 50% 60% है इनकम का। तो जब वो टैक्स इतना बड़ा भरते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसी टैक्स में से सोशल सिक्योरिटी के अनुसार उनके रिटायरमेंट के बाद का तमाम खर्चा गवर्नमेंट लेती है। मतलब गवर्नमेंट उनका एक्चुअल बेटा बनती है, उनके अपने बेटे उनको छोड़ देते हैं और गवर्नमेंट बेटा बनती है, और गवर्नमेंट उनको बुढ़ापे तक उनका खर्चा उठाती है, बुढ़ापे तक दवाई का खर्चा, ऑपरेशन का खर्चा, और उनको रिटायरमेंट का पेंशन का खर्चा गवर्नमेंट देती है। वैसे आप और हम अगर लंदन होते, ऑस्ट्रेलिया होते, कनाडा होते, यूएसए होते तो कितना अच्छा होता था ना, हमारा रिटायरमेंट एकदम बढ़िया जाता। लेकिन सर हम इंडिया में, आपको क्या लगता है इंडिया में क्या हो सकता है? देखो मैंने रिटायरमेंट प्रोजेक्ट में ही सर्विस स्टार्ट किया, तो क्लाइंट बोलता है अरे इंडिया में थोड़ी ना ये सब चलेगा, इंडिया की आबादी इतनी है, वहां पे क्या आबादी नहीं है ना ज्यादा, इसलिए होता है। इंडिया की इतनी बड़ी आबादी यहाँ पे तो संभव ही नहीं है। एग्जैक्टली सर, यहाँ पे संभव नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि हम, आप लोग टैक्स ही नहीं भरते। केवल ऑल ओवर इंडिया की जो पॉपुलेशन है 5% लोग टैक्स भर रहे हैं सर। वहां पे तो 95% लोग टैक्स भरते हैं, यहाँ पे 5% टैक्स भरे, कैसे पॉसिबल है सर? कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहता कि हमको टैक्स भरना है नहीं भरना, वो बात अलग है। लेकिन वहां पे सोशल सिक्योरिटी, अच्छा जो लोग टैक्स भरते हैं उनको कहाँ, यहाँ कहाँ सोशल सिक्योरिटी मिलती है? नहीं मिलती है ना, क्योंकि न भरने वाले की संख्या इतनी ज्यादा है, तो उनका शेयर तो वो लोग उठा के ले जाते हैं। तो ऐसे में तो रिटायर तो हम होने वाले हैं, बूढ़े तो हम होने वाले हैं। अच्छा गवर्नमेंट आपसे चार्ज भी नहीं, ज्यादा नहीं, टैक्स ज्यादा नहीं ले रही है, कम ले रही है। तो गवर्नमेंट चाहते जो हम कम टैक्स ले रहे हैं, तो ऊपर का जो है ना, आप खुद ब खुद गवर्नमेंट में ही निवेश करिए, ताकि गवर्नमेंट आपको सोशल सिक्योरिटी के अनुसार आपको एक बढ़िया पेंशन दे, सोशल सिक्योरिटी के अनुसार आपका ओल्ड एज में हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब हेल्थ के रिलेटेड तमाम खर्चे करे। देखो शुरुआत में ही मैंने क्या बताया, न्यू डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर फैमिली कंसेप्ट। दोस्तों एक दौर ऐसा था, इवन हमारे दौर तक, आज हमारे माता पिता हमारे साथ हैं, हमारे पिताजी के, जब हम छोटे थे तो हमारे पिताजी थे, हमारे अंकल थे, हमारे दादाजी थे, दादी थी, एक साथ थे, सब एक साथ थे। अब हो गया न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली में भाई भाई अलग अलग रहते हैं, बराबर है, उनके बच्चे, उनका परिवार सब अलग है, ये न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। और न्यूक्लियर फैमिली जब हो गई है ना, तब बच्चे है ना माता पिता को कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता, फिर वो ना डिवाइड कर लेते, नहीं नहीं नहीं, माता पिता भी 1 महीना मेरे पास, 1 महीना तेरे पास, 1 महीना इसके पास, नहीं नहीं मैं नहीं संभाल सकता, तो वो अवॉइड कर लेते, जिम्मेदारी से हटते हैं। तो जितना न्यूक्लियर फैमिली बढ़ेगा ना, उतना सोशल सिक्योरिटी, मतलब ओल्ड एज में प्रॉब्लम बढ़ेगा। क्योंकि अमिताभ बच्चन जब बागबान में, जब उसने हेमा मालिनी के साथ एक सीन था, उसने कहा था जब हम जवान थे
तब हमने हमारा पूरा समय बच्चों के पालन पोषण पढ़ाई लिखाई उनको उभारने में गवा दिया। आज जब हम बूढ़े हो चुके हैं, आज हमें सबसे ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताना है, तो यही बच्चे हमें अलग अलग रख रहे हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है यार ये। ये न्यूक्लियर फैमिली में सोचिए ना, जिस आदमी को जिंदगी भर पत्नी के साथ वो ज्यादा समय नहीं बिता पाया, अब बुढ़ापा में वो चाहता है कि ज्यादा समय पत्नी के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ मैं बिताऊं, लेकिन उसी समय उसकी वाइफ एक भाई के पास, उसका मतलब पिताजी एक भाई के पास, फिर वो कब मिलेंगे यार? तो ये हो जाता है। तो ऐसे वो पिक्चर में बढ़िया दिखाया, लेकिन ये वास्तव में हो रहा है दोस्त। इसलिए ये प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है। आफ्टर हायर एजुकेशन चिल्ड्रन सेटल इन अब्रॉड। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे अब्रॉड में सेटल हो रहे हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं ना। जितने बच्चे पढ़ाई के लिए अब्रॉड गए, समझो वो सेटल हो गए, क्योंकि उनको वहां पे जो जॉब मिलती है, जो सैलरी मिलती है, जो सराउंडिंग होता है, जो लाइफस्टाइल होती है, जो उनके हाथ में इनकम आती है, दे डोंट वांट टू कम टू इंडिया। इंडिया आने का उनका मन ही नहीं करता। आते हैं जस्ट घूमने के लिए, माता पिता को, या इसे कोई शादी ब्याह के लिए, या कोई खास पर्पस के लिए। अगर वो ज्यादा समय इंडिया के बाहर बिताएगा, बराबर है, तो जाहिर सी बात है यार, इंडिया में उसके फादर मदर है। हाँ, फादर मदर को लेके जाएगा तो और बात है, लेकिन फादर मदर इधर है और वो उधर है, वो उधर है, क्या होगा? कई अब्रॉड के बच्चों ने क्या किया, इंडिया आने के बाद फादर मदर बेचारे अनपढ़ थे, उनके नाम की प्रॉपर्टी खुद के नाम पर चढ़ा दी, उसको बेच दिया, और उन दोनों को वृद्धाश्रम में डालकर वो वापस चले गए। ऐसे कई केसेस है। ये होता है, ये होता है। आफ्टर हायर एजुकेशन चिल्ड्रन सेटल इन अब्रॉड, ये भी कारण है। आफ्टर रिटायरमेंट, टैक्सेस ऑन रिटायरमेंट फंड। दोस्तों, इंडिया में जब आप रिटायर्ड होते हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, ग्रेचुइटी के ऊपर टैक्स लगता है, प्रोविडेंट फंड जो भी पीएफ भी आता है, सब पर टैक्स लगता है, वो आपकी इनकम में क्लब हो जाता है। पेंशन टैक्सेबल है, इसलिए रिटायरमेंट के लिए बढ़िया प्लानिंग जरूरी है। इन्फ्लेशन इंक्रीज इन स्पीडली। इन्फ्लेशन वाकई ही स्पीडली बढ़ रहा है। आपको पैसा बचाना नहीं है, पैसा इन्वेस्ट करना है। पैसा बचाना नहीं है। यू नॉट रिक्वायर टू सेव द मनी, यू हैव टू इन्वेस्ट द मनी, क्योंकि जब इन्वेस्ट करोगे तो वो स्पीड से बढ़ेगा। इन्वेस्ट करोगे तो स्पीड से बढ़ेगा। यू हैव टू इन्वेस्ट द मनी। एवरेज मीन एज अराउंड 70 to 80 years। दोस्तों, आज की तारीख में एवरेज मीन एज मतलब क्या है? आदमी का जिंदा रहने का जो एवरेज एज है, वो 78 से 80 हो चुका है। मतलब लोग ज्यादा जी रहे हैं। आज एक जमाना था जब लोग फटाफट मरते थे, मतलब 60 में तो ऐसा लगता था मेरे पिताजी बूढ़े हो गए, मेरे पिताजी बूढ़े हो गए 60 में, मतलब 60 61 में तो वो डेथ हो जाती थी, एक जमाना था। हार्ट अटैक आ गया, एक्सपायर हो गए, तो ऐसा था। अभी तो मिनिमम मीन एज हो चुकी है सब 78 से 80। एडवांस डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो गया है कि किसी को मरने ही नहीं देता। बुजुर्ग आदमी का इलाज करके उसको वापस घर पे भेज देता है। तो ये सारा चीज क्या दर्शाती है कि हर एक व्यक्ति को इस प्रोजेक्ट के ऊपर सोचना चाहिए, हर एक व्यक्ति को इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहिए, हर एक अभिकर्ता को इस प्रोजेक्ट के ऊपर मार्केटिंग करके एक बढ़िया सा सर्वे करना चाहिए। बराबर है। देखिए, वाई रिटायरमेंट प्लानिंग, तो ये सर्वे में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत जरूरी है, इसके लिए रिपीट कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, so 100 people start their journey at age 25 years. What will happen to them when they reach at age 60? मतलब एक सर्वे किया गया कि 100 लोगों ने 25वीं उम्र में अपने करियर की शुरुआत की। जब वो 60 साल में पहुंचे, उनके साथ क्या हुआ? तो 35 साल का ये सर्वे था। तो 100 लोगों के ऊपर ध्यान से देखा गया कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है। 100 में से 43 लोग, 43 लोग ऐसे थे जो बच्चों के ऊपर निर्भर रहे, डिपेंड ऑन द चिल्ड्रन और सोसाइटी। देखो, बच्चे के ऊपर डिपेंड और सोसाइटी के ऊपर डिपेंड, मतलब खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो खाना पीना मिल जाएगा। लेकिन आपको पता है, बच्चे के ऊपर डिपेंड मतलब वो आदमी शेर है, लेकिन पिंजरे के अंदर का शेर है।
मतलब वो आदमी 30 साल से 60 साल तक जंगल का शेर था, और अचानक 60-61 के बाद वो पिंजरे का शेर बनता है। और उसका रिंग मास्टर कौन होता है? उसके बच्चे, उसके बहू है। वो जैसे बोलेंगे उस आदमी को वैसे अपनी जिंदगी बितानी पड़ती है। तो है, खाना पीना मिलता है, खाना पीना सब मिलता है, लेकिन ये तोता पिंजरे के अंदर का है, हवा में उड़ने वाला तोता नहीं है। ये शेर पिंजरे के अंदर का शेर है। 36 लोग, 100 में से 36 लोग मर चुके हैं, सर्वे कहता है। 36 लोग मर गए। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मर गए क्योंकि उनके पास इलाज के लिए प्रॉपर पैसा नहीं था। अगर प्रॉपर पैसा होता तो अच्छा खासा इलाज करके वो अपनी जान को बचा सकते थे, लेकिन बहुत सारे लोग इलाज प्रॉपर न मिलने के कारण मर गए। 100 में से 16 लोग ऐसे जिनको आज भी कंपलसरी काम करना पड़ रहा है। दोस्तों, 16 लोगों को आज भी कंपलसरी काम करना पड़ता है। दैट इज डेंजर थिंग। आपको सोचना चाहिए। 16 कौन लोग हैं जिनको काम करना पड़ेगा? क्या आप उसमें हो? तो 16 लोगों को रिटायरमेंट के बाद भी काम करना पड़ेगा। देखो, काम करने का मतलब वो नहीं है कि भाई मेरे, देखो, आपकी इच्छा और आप काम करो वो अलग है, लेकिन आपको कंपलसरी काम करना पड़ता है। अगर नहीं काम किया तो अगले महीने घर में खाना नहीं पकेगा, घर का खर्चा नहीं पूरा होगा। तो ये जो कंडीशन है ना, ये आपको खतरे में डाल सकती है। तो 16 लोग ऐसे हैं जिनको आज भी कंपलसरी काम करना पड़ता है। आज हम ट्रेन में देखते हैं, बस में देखते हैं, बराबर है। ऐसे न जाने कितने बुजुर्ग हैं जिनको इस समय कंपलसरी काम करना पड़ता है। 4 लोग, 100 में से 4 लोग हैं, वो आज इंडिपेंडेंट है, मतलब वो स्वतंत्र है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। उनको किसी के ऊपर भले वो परिवार के साथ है, मैं ये नहीं कहता हूं कि वो परिवार को छोड़कर अकेले रह रहे ना, भले वो परिवार के साथ है, लेकिन आज भी बच्चे उनके गाइडेंस पे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे तभी पिताजी की सुनते हैं जब पिताजी ने फाइनेंशियल फ्रीडम अगर है ना, पिताजी के पास बहुत सारा पैसा है, तो बच्चे पिताजी से राय लेते हैं। क्योंकि पिताजी ने ये दिखाया है कि रिटायरमेंट के बाद भी बहुत पैसा है। तो पिताजी ने ये दिखाया कि देख बेटा, मैं तुझसे बूढ़ा हूं, लेकिन तुझसे तेरा बाप हूं, मैंने पैसा बचाना मुझे पता है, मैंने इतने सालों में मैंने पैसा बनाया है, बचाया है, और मुझे हर बार आ रहा है पैसा। तो बेटा भी पिता के सामने नतमस्तक हो जाता है क्योंकि पिताजी के पास पैसे है। ऐसे कई उदाहरण आपने देखे रहेंगे। तो 4 लोग 100 में से इंडिपेंडेंट बनते हैं, और एक आदमी वेल्दी बनता है, मतलब सुपर रिच बनता है। एक आदमी, केवल एक आदमी। तो दोस्तों, ये सर्वे बहुत कुछ बयां करता है। इसीलिए ये रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सर्वे ये कह रहा है। वैसे अब व्हाई रिटायरमेंट प्लानिंग इज रिक्वायर्ड, देखो, मैंने कहा ना साहब, क्या है मालूम है? शेर शेर है सर, शेर शेर है, लेकिन वो शेर की ताकत तब आती है जब वो जंगल में होता है। जंगल में शेर के सामने कोई जानवर नहीं जाएगा, इंसान नहीं जाएगा, बराबर है। शेर को से डरते हैं, लेकिन वही शेर जब पिंजरे में जाता है ना, तो उसके ऊपर कुत्ता भी भौंकता है, कुत्ता भी उसके ऊपर भौंकता है। तो दोस्तों, पिंजरे का शेर, भले वो शेर की जिंदगी है, लेकिन वो किसी और के आदेश पर अपना एक्शन करता है। रिटायरमेंट प्लान वही है सर। रिटायरमेंट के बाद भी आप मुक्त जंगल के शेर बने रहिए। रिटायरमेंट के बाद आप फाइनेंशियली पिंजरे में जाएंगे, बराबर है, जहां कोई और आपके साथ खिलवाड़ करेगा। हाँ, कोई और बोलेगा चलो नाचो, तो नाचना पड़ेगा। कोई और बोलेगा ये करो वो करो, कोई मेहमान आएंगे ना, तो ट्रे लेकर आपकी वाइफ उस समय वो भी बूढ़ी हो जाएगी, उनको सब चाय पानी लाना पड़ेगा, घर का छोटा मोटा काम करना पड़ेगा किसी और के इशारे पर। तो ये क्या है? ये शेर है ना, ये शेर, ये जंगल का शेर जंगल में ठीक है सर, पिंजरे में ठीक नहीं है। सर, हम ताश खेलते हैं, ताश। बादशाह होता है ना, बादशाह, बादशाह की पत्नी को बेगम बोलते हैं सर। बादशाह को भी हम सम्मान करते हैं और बेगम का भी सम्मान होते हैं। अगर रिटायरमेंट प्लानिंग किया तो आप बादशाह और बादशाह है और आपकी पत्नी बेगम है, लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं किया तो आप ऑटोमेटिकली गुलाम बन जाते हो। और गुलाम की पत्नी कभी बेगम नहीं होती, वो भी गुलामी होती है। प्लीज सर, आपका रिटायरमेंट प्लान क्यों होना चाहिए कि आज आप बादशाह हो, जिंदगी भर बादशाह की तरह रहिए। आप प्लीज अपने आप को फाइनेंशियली भी
गुलाम ना बनाइए, इसलिए रिटायरमेंट प्लान की जरूरत है। रिटायरमेंट प्रोजेक्ट सर्वे। अब सर्वे कैसे करना है दोस्तों? सबसे पहले जाइए, बेझिझक बात करिए, मतलब किसी, अब आपने ये बोल दिया, अब क्लाइंट को बोलना है सर इसके रिलेटेड मुझे सर्वे करना है, मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, सर मुझे 10 मिनट आपके जिंदगी का दे दीजिए। ये जो सवाल जवाब है इसका 10 से 15 मिनट लगेगा। मैं दावा करता हूं ये 10 से 15 मिनट आपके जिंदगी का सबसे यादगार 15 मिनट होगा। ये 15 मिनट आपका बुढ़ापा एकदम जबरदस्त बनाएगा सर। ये 15 मिनट आपका आपका सम्मान दिलाएगा सर। ये 15 मिनट आपको बच्चे बहू और पोतों का प्यार दिलाएगा। प्लीज सर ये 15 मिनट आप जितना भी समय महत्वपूर्ण है आप वो बाजू में रखकर मेरे साथ बैठिए सर। ये 15 मिनट में मैं आपकी जिंदगी जबरदस्त बनाने आया हूं सर। सुनिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए सर। सब मोबाइल वाल बाजू में रखिए, मुझे ध्यान से सुनिए। ये बोलेंगे ना तो वो आदमी ध्यान से सुनेगा। बोलिए क्या बात है सर? क्या मुझे आपका पूरा नाम और आपकी उम्र पता चल सकती है? भाई ठीक है, मेरा नाम फलाना है, मेरी उम्र फलाना है। आप क्या करते हैं? भाई देखिए, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं? भाई मैं जो भी वो बोलेगा, मैं जॉब करता हूँ या मैं बिजनेस करता हूँ। क्या आपका जॉब या आपका बिजनेस आपको बुढ़ापे में कोई पीएफ, ग्रेचुइटी और पेंशन देने वाला है? दोस्तों बिलीव करिए, ये सवाल आप पूछते हो ना, जैसे ही आपने ये सवाल पूछा, वो आदमी का दिमाग है ना, दिमाग खुश नहीं होगा। उसके दिमाग को पहला झटका लगेगा। अब वैसे क्या आपका जो भी जॉब है या आपका बिजनेस है, बुढ़ापे में आपको प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी और पेंशन देने वाला है? कुछ जॉब ऐसे है जहां पे हाँ हमको प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुइटी मिलेगा, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है। तो सर पेंशन कितनी मिलने वाली है? नहीं, पेंशन तो नहीं मिलेगी। तो सर प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी तो वो क्या है, लमसम में आ जाता है। फिर लमसम में आया तो ये करो वो करो, घर लो, गाड़ी लो, ये लो, बच्चे को दो, तो 4-5 साल में तक खत्म हो जाएगा वो पैसा। सर वो जिंदगी भर पेंशन कहाँ से आएगी? ये हम बाद में बोल सकते हैं। अच्छा, बिजनेस वालों को तो ना पीएफ है, ना ग्रेचुइटी है, ना पेंशन है। तो बिजनेस वालों को तो ये सवाल पक्का पूछिए, क्या आपने अपने रिटायरमेंट के लिए, सॉरी, आपने रिटायरमेंट लाइफ के बारे में कभी सोचा है? ये सवाल पूछने के बाद आपको ना कुछ समय के लिए चुप रहना है। आपको अभी आगे कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि आप चुप रहोगे ना तो उसके दिमाग में वो सोचेगा, अरे रिटायरमेंट के बारे में सोचा ही नहीं है मैंने, मेरे बुढ़ापे में तो फिर उसका दिमाग भले आज वो 40 में है, उसका दिमाग 60 में जाएगा। कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए उसको उस दिमाग में रखिए, चुप रहिए। वो देखेगा और बाद में बोलेगा, नहीं यार सोचा तो नहीं है, पता नहीं क्या होगा। क्या मैं जान सकता हूं आपकी ड्रीम रिटायरमेंट लाइफ कैसी होनी चाहिए? चलो सोचा नहीं है, लेकिन आपके हिसाब से आपका ड्रीम रिटायरमेंट लाइफ कैसी होनी चाहिए? पार्टी क्या बोलेगी? नहीं मेरी ड्रीम रिटायरमेंट लाइफ तो बढ़िया होनी चाहिए यार। मतलब एक बढ़िया सा पैसा आना चाहिए, एक अच्छा मेरा मकान हो, एक बढ़िया मकान हो मुझे मेरे पास उस समय में अच्छा खासा 1-2 करोड़ रुपया होना चाहिए। मुझे एक पेंशन के रूप में मैं साल का 10-12 लाख रुपया पेंशन आना चाहिए। और मेरी हेल्थ अच्छी हो, मेरी वाइफ की हेल्थ अच्छी हो, मेरे बच्चे एकदम बढ़िया से उनकी जिंदगी में वो बढ़िया काम करते रहे। मैं जब चाहूँ मेरी पत्नी को लेके घूमने जाऊं, चारों धाम करूं, यहाँ वहाँ जो भी, मैं पूरे तीर्थ क्षेत्र में घूमूं, 12 ज्योतिर्लिंग करूं, चारों धाम करूं, मैं जहाँ घूमना है, मैं गोवा घूमने जाऊं, मैं कुल्लू मनाली घूमने जाऊं, वाइफ को लेके जो जो ग्रुप्स जाते हैं घूमने, ओल्ड एज ग्रुप, उनके साथ में जाऊं। तो ये क्या है? दिस इज द ड्रीम रिटायरमेंट। बराबर, ड्रीम रिटायरमेंट। अगर वो बोलते हैं ना नहीं ऐसा कुछ सोचा नहीं, तो आप बोलिए भाई साहब ड्रीम रिटायरमेंट कमाल का होता है। आपको पता है न जाने कितने बुजुर्ग है वो रिटायरमेंट के बाद ना, एक्चुअल मैरिज के बाद की जिंदगी है ना, सो वो रिटायरमेंट के बाद जीते सर। क्योंकि मैरिज के बाद तो वो घर गृहस्थी बच्चे वगैरह इसमें ही जिंदगी जाती है। लेकिन मैरिज के बाद पत्नी को जो ज्यादा समय देना है ना, वो समय रिटायरमेंट के बाद सर देते हैं। लेकिन ये तब मुमकिन है जब उनका रिटायरमेंट फाइनेंशियली साउंड हो, जब उनका रिटायरमेंट बहुत बढ़िया हो, जब उनके रिटायरमेंट में बहुत सारा फंड उनके पास और लगातार उनको पेंशन आती रहे। सोचिए ना भाई साहब, आपके रिटायरमेंट में आपको 50 लाख रुपया आ रहा है और उसके बाद 3 लाख रुपया सालाना और आ रहा है। भाई साहब रिटायरमेंट में 50 लाख रुपया जब होता है ना भाई साहब, आप सोचिए, आपने पत्नी के साथ कोई बड़ा सपना देखा होगा कि हम वर्ल्ड टूर के लिए जाएंगे, हम यूरोप टूर, हम टूर पे जाएंगे।
यूरोप टूर के लिए आप पूरे परिवार को लेकर जा सकते हो, बच्चे, बहुए, पोते, पत्नी सारे खुश हो जाएंगे। और भाई साहब इतना करके आप फाइनेंशियली ये नहीं हो जाओगे कि थोड़ा बहुत 10 15 20 25 लाख रुपए खर्च कर दिया, चलो 25 लाख आपके पास है। अब वो उस 25 लाख को जिंदगी भर आपको आराम से ये करना है। 15 लाख खर्च किया, 35 लाख है। अब आपको हर साल का 3 3 लाख रुपए और आ रहा है भाई साहब। आपको बच्चे के सामने कभी पैसे मांगने की जरूरत ना पड़े। आपका पैसा आपके और पत्नी के लिए है। बिलीव करिए, अगर कोई बड़ा ऑपरेशन आता है तो आपको आपके बच्चे के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा है। आप अपना मेडिक्लेम चला सकते हो, मेडिक्लेम कंटिन्यूस रख सकते हो। बच्चे के ऊपर कोई जरूरी नहीं कि तू भरे, तू प्रीमियम भर या ना भर। मेरा प्रीमियम मैं भरूंगा। तो आपका रिटायरमेंट के बाद हेल्थ इंश्योरेंस होगा, तो बड़े से बड़े बीमारी का भी आप डट कर सामना कर सकते हैं, आपका और आपकी पत्नी का। वैसे सोचिए ना, रिटायरमेंट के बाद जब भी परिवार में पोतों का, नाती का अगर जन्मदिन हो, दादा की ओर से पोतों के चैन, सोने का चैन, पोती को बढ़िया सा अंगूठी या बढ़िया सा बैंगल। भाई साहब, जिस घर में दादाजी अपने पोते को चैन, बैंगल्स, अंगूठी देते हैं ना, उस घर में वो आदमी को जो सम्मान मिलता है, पोतों के नजर में, बेटे के नजर में, बहू के नजर में, वो सम्मान सर बहुत काबिले तारीफ रहता है। और वो केवल सारी दुनिया को सीना तान कर बोलते, ये देखो ये मेरे पापा ने मेरे बेटे को दिया। वो बेटा बोलता है ये मेरे दादाजी ने मुझे गिफ्ट किया है। वो बहू बोलती है ये हमारे ससुर जी ने हमारे बेटे को किया। तो ये जो चीजें ना, ये कमाल की है सर। बिलीव करिए, बच्चों के जन्मदिन, बच्चों ने कुछ अचीवमेंट किया तो दादाजी उनको गिफ्ट देंगे, तो बच्चे कितने दादाजी के प्रति प्यार से रहेंगे। मतलब आपके बच्चे, आपके बहुए, आपके पोते आपसे प्यार से रहेंगे। केवल सर, केवल उसमें एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि आपके पास कितना फंड है। और आपके पास जितना बड़ा फंड होगा, उतने बढ़िया आपके जो भी नियर एंड डियर है आपसे, उतना ज्यादा आपसे लगाव करेंगे। राजा का स्टोरी दोस्तों, कुछ लोग नए, इसके लिए हल्का सा राजा का स्टोरी मैं बोलता हूँ। जरूर बोलना यहाँ पे राजा का स्टोरी। सर मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, काबिले तारीफ है, इस स्टोरी को सुन लीजिए। सर एक नगर था, उस नगर का एक रिवाज था। उस नगर का हाथी जिस किसी के गले में फूलों की माला डाले, वो उस नगर का राजा। उसको 5 साल का राज करना है। लेकिन जैसे ही 5 साल पूरे हो जाए, उस राजा को पकड़कर उस नगर के बगल में नदी बहा करती थी। नदी के उस पार घना जंगल हुआ करता था, उस जंगल में छोड़ा जाता। और वहां के जंगली जानवर राजा को नोच नोच कर खाते थे, ऐसा एक रिवाज था। एक दिन एक राजा के 5 साल पूरे हो गए। सैनिक राजा को पकड़ने के लिए महल में घुसे। सैनिकों ने देखा राजा तो राजवेश पहन के, मुकुट पहन के खुद ब खुद आ रहा है। सारे सैनिक अचंभित हो गए। राजा आकर रथ में बैठता है। सारी प्रजा राजा को देखने आई थी कि अभी जो राजा गुजरेगा वो रोते रोते गुजरेगा। प्रजा ने देखा कि राजा के चेहरे पे तो खुशी है, सलाखों से बंधा नहीं है, राजा तो राजवेश पूरा मुकुट पहन के जा रहा है। सारी प्रजा अचंभित हो गई। ये रथ नदी के पास आता है और राजा उतर के नाव में बैठता है। नाविक ने सालों से देखा है कि जितने भी राजा गए, रोते रोते गए, सलाखों से बंधे हुए गए। ये पहला राजा है जिसके चेहरे पर कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है, बल्कि चेहरे पर मुस्कान है। तो बीच मझधार नदी के बीचों बीच उस राजा को नाविक सवाल पूछता है, हे राजन, ऐसी क्या बात है, आपके चेहरे पर कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है? इसके पहले जितने भी राजा गए डर डर के गए, आपके चेहरे पर कोई डर नहीं, उसका कारण क्या है? राजा हंसकर कहता है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। इसके पहले राजा डरते डरते गए थे यहाँ से, क्योंकि उनके सामने मौत थी। मेरे सामने जिंदगी है। बोले वो कैसे? अरे 5 साल पहले राजा बना था ना मैंने बाकी राजाओं की तरह केवल राज भोग नहीं लिया, अय्याशी नहीं की। मैंने 6 साल के राजा की फिक्र की। मैंने 5 साल का राज्य तो बढ़िया चलाया, लेकिन मैंने अपने 6 साल के राजा की भी फिक्र की। मैंने, क्योंकि 6 साल में मुझे मारकर कौन खाने वाला है, जानवर। मैंने पहले ही साल सैनिकों को उस जंगल में भेज दिया और तमाम जानवरों को पकड़कर पिंजरे में डाल दिया। अब मुझे खाने वाला कोई जानवर बचा नहीं है। मैंने दूसरे साल और सैनिकों को भेज दिया और बराबर बहुत सारा जंगल साफ करवा दिया। मैंने तीसरे साल या और यहाँ के बड़े बड़े उद्योग मैंने वहां पे शिफ्ट कराए, जाओ टैक्स फ्री जोन, कोई टैक्स नहीं लगेगा। मैंने चौथे साल यहाँ के विद्वान विद्वान अच्छे अच्छे कारीगर, अच्छे अच्छे लोगों को वहां शिफ्ट कराया। आज 5वां साल हुआ है। वहां नया राज्य बना है और वहां की जनता इस राजा का इंतजार कर रही है।
या मैं 5 साल का राजा था, वहां पे मैं जिंदगी भर का राजा बन गया। भाई साहब, ये कहानी, ये स्टोरी एक बहुत बड़ा मैसेज दे रही है। हर एक आदमी को छठे साल के बाद के राजा की फिक्र करनी है सर। ये 5 साल का राजा क्या है, ये आपका ये जॉब है ना, 30 साल से लेकर ये 60 साल, ये 5 साल का जॉब समझिए। इसी 5 साल के जॉब में, इसी 30 साल के करियर में आपको 61वें साल के राजा की फिक्र करनी है सर, जो 61 से लेकर 80 90 तक जीने वाला है, उसकी फिक्र करनी है सर। उसकी फिक्र आप ही को करनी है सर, और कोई नहीं करेगा। बराबर है, और कोई नहीं करेगा। अगर नहीं किया तो पैसे के प्रॉब्लम के जानवर हमें नोच नोच के खाएंगे, हमारा अपमान के जानवर हमें नोच नोच के खाएंगे, हमारी बदसलूकी हमसे होगी, वो जानवर नोच नोच के खाएंगे। इसलिए सर, ये राजा का स्टोरी यही कहता है, आज पैसा कमा रहे हो, आज राज आप कर रहे हो, आज जब राजपाट चला जाएगा उसके बारे में सोचकर उन राजा की फिक्र करो। तो भाई साहब, आज मैं आया हूँ 60 साल के बाद मिस्टर पाठक जी को, 60 साल के बाद भी मिस्टर पाठक ये राजा की तरह आज जीवन जिए, इसलिए आज मैं आया हूं राजा जी, पाठक जी। सर, क्या आप भी चाहते हो आपका बुढ़ापा किसी पर निर्भर न हो, बल्कि आत्मनिर्भर हो? क्या आप बुढ़ापे में अपने बच्चों के पास पैसे मांगना पसंद करोगे? नहीं, मैंने एक क्लाइंट को बोला था, सर सोचिए ना, बुढ़ापे में आप बच्चों के पास पैसे मांग रहे हो वो अच्छा है, या बच्चे आपसे पैसे मांग रहे हो वो अच्छा है? सर, मान सम्मान कहाँ मिलेगा? क्लाइंट ने कहा, नहीं नहीं, बच्चे मेरे पास मांगे तो मुझे सम्मान मिलेगा, अगर मैं बच्चों के पास मांगू तो भाई मेरा तो पक पक अपमान होगा। ये उनके, ये सर्वे है दोस्तों, सवाल जवाब मैं कर रहा हूं, सवाल जवाब का सर्वे। ये देखिए, क्या आप अपने सुनहरे कल के लिए आज से कोई बचत करना चाहोगे? सर देखिए, राजा ने क्या किया, भाई राज चलाते चलाते छठे साल के राजा की फिक्र की। तो भाई साहब, क्या अपने सुनहरे कल के लिए 61 साल के पाठक साहब को 80 85 90 साल तक अगर शानो शौकत से सुनहरे कल में जीना है, क्या आज पाठक जी कुछ बढ़िया सा बचत करना चाहेंगे? क्योंकि पैसा हमें से एक चीज कहता है, आज आप हमें बचाओगे तो कल हम आपको बचाएंगे। क्या मैं जान सकता हूं आप अपने सुनहरे कल के लिए प्रति माह कितना बचत करोगे? ये पूछिए, यहीं पे पूछिए सर्वे में। प्रति माह कितना, साल का मत, प्रति माह कितना बचत करोगे? मुझे पता है बच्चों का पालन पोषण करना है, लेकिन बचपन भी बचपन होता है सर, ये बच्चों का पालन पोषण करिए, लेकिन कोई गारंटी नहीं होती बच्चे हमें बुढ़ापे में संभाले। तो हमें हमारे बचपन, जो एक्चुअल बचपन है, उस बचपन को, उस बच्चे को भी संभालना है। सर, आपकी 26,000 की बचत पर आपको गारंटी के साथ और टैक्स फ्री पेंशन के रूप में 3 लाख रुपया सालाना जिंदगी भर आएगा, और आपके वारिस को विरासत में तकरीबन 1 करोड़ रुपया मिलेगा। मैं एक ही चीज चाहता हूं सर, एक ही चीज, आपकी लाख 2 लाख की 1.5 लाख की कमाई है, 26,000 किसी भी तरह सर आप अपने अगले, मतलब रिटायरमेंट के बाद के राजा के लिए बाजू में रखना शुरू करिए सर, रिटायरमेंट के बाद के राजा के लिए बाजू में रखना शुरू करिए सर। और सर, सबसे बड़ी बात कहूँ सर, सबसे बड़ी बात है, अगर नो डाउट हम राजा उसके बाद भी राजा रहेंगे, लेकिन भगवान न करे हमारे राज पर आक्रमण हुआ और ये राजा ही नहीं रहा, मतलब सर हमारे ऊपर अगर किसी बात पर परमानेंट डिसेबिलिटी का आक्रमण हुआ, अगर नेचुरल डेथ या एक्सीडेंटल डेथ का आक्रमण हुआ, तो ये राजा अगर नहीं रहा, तो भाई साहब हमारी प्रजा तो, मतलब हमारा परिवार, हमारा राज्य तो तहस नहस हो जाएगा ना सर। सर, ऐसे में अगर ये हमला होता है तो हमारे परिवार को सर एक सुरक्षा कवच मिलेगा, ऐसा सुरक्षा कवच की ये तकलीफ उन तक पहुंच ही नहीं सकती है, और वो तकरीबन सर 38 लाख का सुरक्षा चक्र मिलेगा। उस समय 30 से 38 लाख रुपए परिवार में आएगा, 50 60 लाख रुपए भी आ सकता है परिवार में सर। सो कुछ नहीं हुआ तो जाते जाते आप तो राजा की तरह जिए, और अपने अगले जनरेशन को, अगले पीढ़ी को राजा बना के राज मुकुट, 1 करोड़ का मुकुट उसके सर पर रखकर सर जाइएगा, ताकि बेटा या पोता अपने दादा को जिंदगी भर याद रखे, ये 1 करोड़ का मुकुट मेरे दादाजी ने मेरे सर पर पहनाया है। कमाल का सेंटेंस है ना, ऐसे यूज करिए। 5 यस अप्रोच टेक्निक, 5 ऐसे सवाल पूछिए जिसका जवाब हाँ आएगा रिटायरमेंट के लिए। देखिए, ध्यान से देखिए,
क्या आपको लगता है किसी भी व्यक्ति का रिटायरमेंट लाइफ सुकून से जाना चाहिए? ये सर्वे ना ऐसे बातों बातों में करी बोला, हाँ लगता तो है। क्या आपको लगता है बुढ़ापे में किसी भी व्यक्ति को परिवार की ओर से प्यार और सम्मान मिलना चाहिए? भाई हाँ, देखिए अगर एक व्यक्ति 5 बार हाँ 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 बोलता है ना, छठी बार आपका गुगली बॉल डालो वो हाँ ही हो जाता है, वो हाँ ही हो जाता है। ये टेक्निक है जो मैं हमेशा यूज करता हूं, आप लोग इसको यूज करिए। क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं? हर एक व्यक्ति को रिटायरमेंट में सुकून, प्यार और सम्मान बगैर आर्थिक सपोर्ट के नहीं मिल सकता। ये भी सही है देसाई जी। क्या पैसे का कहना सही है, आज आप मुझे बचाइए, कल हम आपको बचाएंगे, आज तुम मुझे बचाओ, कल मैं आपको बचाऊंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, ये पैसे का ये जो डायलॉग है ये सही है? बोला वो भी सही है। क्या मैं सही हूं? अगर आपके रिटायरमेंट में आपके लिए सालाना 5 लाख आएगा तो आप भी सुकून, प्यार और सम्मान आपको भी मिलेगा? भाई वो तो मिलेगा। 5 बार आपने उसके दिमाग को ना ऐसे धीरे 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 करके एलआईसी की तरफ लाया। इसको बोलते हैं 5 years अप्रोच टेक्निक। सर ये क्या होता है मालूम है सर? वाई रिटायरमेंट प्रोविजन रिक्वायर विथ प्लानिंग द हैंड इज ऑलवेज प्रोवाइडर। ये हाथ है ना सर, अगर प्लानिंग के साथ हो ना हमेशा देते हुए रहेगा। रिस्पेक्ट, रिप्यूटेशन मिलेगी। रिलेटिव्स ग्रो अपार्ट, मतलब रिलेटिव्स हमारे पास आने का प्रयास करेंगे। गेट ग्रैंड चिल्ड्रन लव, हमारे पोतों का हमें प्यार मिलेगा। पोतों का प्यार दादा के पैसे पर बहुत बार निर्भर होता है। जिस दादा के पास पैसे नहीं है, वो दादा को थोड़ा भी बीमारी आ जाए ना तो बहुए बच्चे क्या बोलते हैं मालूम है? दादाजी के पास मत जाना, दादाजी खांस रहे हैं। दादाजी का खांसी का प्रॉब्लम नहीं है, दादाजी के पास फाइनेंशियली भी खांसी है। दादाजी को फाइनेंशियल खांसी हुई है, कोई फायदा नहीं पास में जाके, तो दादाजी फिर वो लोगों को गंदे लगते हैं। वाइफ इज हैप्पी आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो, अगर प्लानिंग में है ग्रैंड चिल्ड्रन प्यार करेंगे, वाइफ भी आपको मतलब कहेगी कि यही पति मुझे 7 जन्म तक मिलना चाहिए। दैट इज अ, अगर वाइफ ये कहती है दैट इज अ रिस्पेक्ट, दैट इज अ, आपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया ना, वो आपका सर्टिफिकेट है। लेकिन अगर प्लानिंग नहीं है तो जो देने वाला हाथ है वही मांगने वाला बनेगा, और मांगने वाला बनेगा तो तकलीफें शुरू हो जाएगी। इंसल्ट, डिस्क्रेडिट आपको आपको भुगतना पड़ेगा। रिलेटिव्स टेक केयर, मतलब आपका परिवार आपको नहीं संभालेगा, किसी न किसी रिलेटिव्स के पास आपको जाके रुकना पड़ेगा, उनको देखभाल करनी पड़ेगी। वो भी शायद कोई गारंटी नहीं है रिलेटिव आपको संभालेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। डोंट गेट ग्रैंड चिल्ड्रन लव, मैंने कहा ना ग्रैंड चिल्ड्रन का प्यार मिलना दोस्तों, मैं आप सभी को कहता हूँ, सभियों को अगर ग्रैंड चिल्ड्रन का प्यार चाहिए तो आप फाइनेंशियली, दादाजी फाइनेंशियली बढ़िया नाना जी रहिए। केवल दादाजी और नाना जी नहीं रहते, उसको बुढ़ो बोलते हैं, म्हातारा बोलते हैं, महाराष्ट्र में म्हातारा नहीं तो बुढ़ो। हाँ, नॉर्थ इंडिया में बुढ़ो बोलते हैं, हिंदी में बुढ़ो बोलते हैं, महाराष्ट्र में म्हातारा, थेरड़े, क्या क्या बोलते हैं लोग। और ये नहीं चाहिए, बराबर है, ये नहीं चाहिए। विदाउट प्लानिंग तो ये शब्द आपको सुनने ही पड़ेंगे। वाइफ इज फेसिंग प्रॉब्लम आफ्टर रिटायरमेंट, अगर प्लानिंग नहीं है तो आपकी जिंदगी तो नर्क बन जाती है, लेकिन आपसे कई गुना ज्यादा वो आपकी पत्नी उस नर्क का सामना करती है। क्योंकि जिसने अपने पति के शानो शौकत देखी है, आज उसी पति का वो इंसल्ट देखते हैं, उसको बड़ा ज्यादा बुरा लगता है, ज्यादा बुरा लगता है। वाई सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल लोग ये क्यों होते हैं दोस्तों? ये दो फॉर्मूले है सर, ये दो, सक्सेसफुल लोगों का और अनसक्सेसफुल लोगों का। लोग अनसक्सेसफुल क्यों होते हैं? क्योंकि वो इनकम तो कमाते हैं, इनकम कमाते हैं, और लेकिन इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं और बचे हुए पैसे को सेविंग में डालते हैं। भाई साहब ये बाबा आदम का जमाना हो गया, क्योंकि आज की तारीख में खर्चे के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। आज की तारीख में खर्चे के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। आज आपके परिवार में देखिए, आपके बच्चे स्विगी, जोमेटो ये इतना मंगाते हैं, आज घर में खाना कम पकता है, बाहर का खाना हम ज्यादा खाते हैं। एक जमाना था हम घर में खाना खाते थे और बाहर जाकर शौच करते थे। आज जमाना और है, हम बाहर खाना खाते हैं और घर पे आके शौच करते हैं। ऐसा उल्टा जमाना हो चुका है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे सटीक नहीं बैठता।
आज सेविंग किसके पास है यार? सेविंग बचती ही नहीं है, लोग माइनस जिंदगी जी रहे हैं। अगर 50,000 की इनकम है तो वो इतने ईएमआई बांध लेता है कि 50 का 50 पूरे ईएमआई में चला जाता है, फिर क्रेडिट कार्ड से वो माइनस की जिंदगी जी लेता है। तो ये क्या है? ये माइनस जिंदगी है। तो ये फॉर्मूला गलत फॉर्मूला है। सही फॉर्मूला क्या है? इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंसेस। अगर जिंदगी में आपको बड़ी बचत करनी है तो पैसे को बचाने वाला चाहिए। पैसा अपने आप नहीं बचता, उसको जबरन बचाने वाला चाहिए। जितने भी एम्प्लॉयज है उनका पीएफ कटता है, इसके लिए उनको रिटायरमेंट में प्रोविडेंट फंड मिलता है। अगर वो पीएफ का अमाउंट हाथ में दिया होता तो शायद ही किसी का पीएफ बचता, वो तो खर्च कर डालते। लेकिन क्योंकि पीएफ में प्रोविडेंट फंड का पैसा कट गया, जो वहां बच गया, इसलिए वो लास्ट में बढ़िया सा अमाउंट बन के आता है। सो भाई साहब, रिटायरमेंट प्लान कौन सा देंगे? तो भाई साहब मैं एक ही चीज बोलता हूँ, 300 रुपया प्रतिदिन का बचाइए और 1,04,000 का सालाना टैक्स फ्री पेंशन जिंदगी भर ले लीजिए। जिंदगी भर ले लीजिए और वारिस को अलग से 75 लाख रुपया देकर जाइए। वारिस को अलग से 75 लाख रुपए देकर जाइए। लेकिन ये मतलब आप रिटायरमेंट के बाद लखपति बनिए। रिटायरमेंट के बाद दिवाली के दिन आपको 1 लाख का बोनस आ जाएगा। अरे आपका मालिक तो आपको कितना बोनस दे रहा है? 35,000 दे रहा है ना। यहाँ पे भारत सरकार आपको 1 लाख रुपया बोनस दिवाली के समय जिंदगी भर देगी। केवल 300 रुपया प्रतिदिन का आपको भारत सरकार को देना है। 15 साल, 15 साल देना है तो भारत सरकार आपको 35 साल देगी। आपको तो देगी ही देगी, आपके वारिस को तकरीबन 75 लाख का ऐसा जबरदस्त बोनस देगी कि उनकी जिंदगी भर की दिवाली बल्ले बल्ले हो जाएगी। जिंदगी भर उनको बढ़िया दिवाली हो जाएगी। तो ये कौन सा प्लान है? तो हमारा ये 745 15 13 लाख का प्लान है। तो दोस्तों मैं एक ही चीज चाहता हूं, आप सर्वे करिए, क्योंकि अभी हम बहुत सारे लोगों को मिलेंगे, बहुत सारे लोगों के पास आना जाना होगा। बहाना निकाल लीजिए, बात छेड़िए। बात छेड़कर आप अपने अपने लक्ष्य को सामने रखिए और अपने पर्पस के साथ आइए। और मैं आपको कहता हूं, अगले 4-5 दिन आपके जिंदगी के सबसे यादगार दिन है। आपको अगर एमडीआरटी करना ना 2 महीने में, तो यही 4-5 दिन ही है जो एमडीआरटी की नींव रखेगा। यही 4-5 दिन है जो आपका एमडीआरटी बढ़िया बनाने की बुनियाद बनेगा। आप जितना हो सके बड़े बड़े क्लाइंट के पास जाइए, मिठाई लेकर जाइए, आशीर्वाद लीजिए, पैर छू लीजिए। सर हमको आपसे एमडीआरटी का आशीर्वाद दीजिए, एमडीआरटी का आशीर्वाद दे दीजिए, बोलिए एमडीआरटी का आशीर्वाद। मैं आज भी एक क्लाइंट के पास गया जो मेरे रिश्तेदार भी है, मैंने उनके पैर छूकर कहा कि मामा मुझे जो ब्लेसिंग देना है ना, मुझे एमडीआरटी का ब्लेसिंग दे दीजिए। पता है क्यों? क्योंकि मामा रिटायर्ड हो चुके हैं अभी, और मामा रिटायर्ड हो चुके हैं और उनके पास फंड आया है। तो मामा ने कहा एमडीआरटी भव क्या होता है? फिर मैंने कहा कि कम से कम 50 रिटायर्ड लोगों के पैसे को अगर मैं सही मार्ग पर रखूं तो मेरा एमडीआरटी हो जाता है। तो मेरा मेरा पर्पज वो था, वो किया। मामा ने कहा ठीक है भाई, थोड़ा हमको भी समझाना, हमारे दोस्तों को भी हम बताएंगे। तो मैंने मामा और उनके फ्रेंड सर्कल में सब मैं करने वाला हूँ ये 1-2 दिन में, 2-3 दिन के अंदर। सो मेरा कहने का मतलब है, अपने पर्पस को सामने रखो और वो हिसाब से बात करो। और बढ़िया दिवाली है, मस्त दिवाली है, शानदार दिवाली है। और इस दिवाली को यादगार बनाइए। कल से शुरुआत हो, आज से तो शुरुआत हो चुकी है, कल से बढ़िया रीत से शुरुआत हो जाएगी। ऐसा करिए, नहीं तो क्या होगा मालूम है, हर साल की तरह दिवाली आ गई और चली गई और हम वहीं पे रह गए। नहीं, आज रात को प्लान करिए कि ये दिवाली को मैं यादगार बनाऊंगा। सोचिए, अपने आप को सोचिए, आंख बंद करके बोलिए, क्या मैं इस दिवाली को हमेशा की तरह ऐसे ही चला दूं? नहीं, नहीं। अभिजीत देसाई मेरे दोस्त के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपने आप, मतलब मैं दोस्त ही बोलता हूँ, दोस्त के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं ये दिवाली को इस तरह मामूली जाने नहीं दूंगा, मैं यादगार बनाऊंगा। जो किसी अभिकर्ता ने सोचा नहीं होगा वैसा मैं ये 5-6 दिन के अंदर करूंगा। मैं जबरदस्त करूंगा, मैं ये करूंगा। जो दिमाग में आइडिया आती है वो लिखिए और उसके ऊपर अप्लाई करिए दोस्तों, उसके ऊपर अप्लाई करिए। हमने तो प्रशिक्षण में आपको बहुत सारी आइडियाज पहले भी दी है, बस हम चाहते हैं कुछ अनोखे आइडियाज आप लोग भी यूज करिए। जितना हो सके कस्टमर के पास अप्रोच करिए। आप कस्टमर को आपको अप्रोच करना है।
अप्रोच करना है। अगर केवल ये स्टेटस भेज के या व्हाट्सएप भेज के आप नो डाउट वो तो भेजना ही है, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन मिलने जाइए। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो आपको साल भर नहीं मिलेंगे, लेकिन ये 4-5 दिन में वो अपने घर पे रहेंगे, अपने दुकान पे मिलेंगे। ऐसे कितनों को दुकान में, कंपनी में, फैक्ट्री मिठाई का डिब्बा लेके जाइए, कुछ गिफ्ट लेकर जाइए, उसको भी लगेगा कुछ खाली हाथ नहीं आया, कुछ लेकर आया है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं आपकी दिवाली बहुत अच्छी जाए, बढ़िया जाए, शानदार जाए, और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सब पर मिले। आपकी वॉलेट, आपकी तिजोरी, आपकी बैंक बैलेंस हमेशा मतलब बढ़ती रहे, भर भर के रहे, यही मैं चाहता हूं आपकी, और आपके साथ साथ मेरी भी, और हम सबकी बैंक बैलेंस बढ़ती रहे, तिजोरी भरती रहे। ये लक्ष्मी के से कामना करता हूं कि हे माँ लक्ष्मी, हम सब हम सबके घर में ऐसे चलिया कि जिंदगी भर हमारे साथ हर साल दिवाली में आप हमारे साथ ही रहोगे। दोस्तों, इसी के साथ पुनः एक बार हैप्पी दिवाली टू यू, और ये दिवाली यादगार बनाइए। लोग आपको लगना चाहिए, ब्रांच को लगना चाहिए, आपके यूनिट को लगना चाहिए कि यार कमाल का दिवाली मनाया। अच्छा, आप आपके जो गुरुजन है उनके पास भी जाइए, दिवाली के लिए जाइए, आपके डीओ है, आपके जो भी आपके टीम लीडर है, उनको भी दिवाली की शुभकामनाएं दीजिए। जिस व्यक्ति ने आपको इस फील्ड में लाया उसको धन्यवाद दीजिए। जितना हो सके 5 दिन ऐसा बीज बोइए कि अगले 2 महीने फसल काटनी पड़े, मतलब फसल काटेंगे हम, बराबर है। रेफरेंस मांगना भी इसी दिवाली दिवाली में आप करना स्टार्ट करिए, तो मेरे हिसाब से बढ़िया हो जाएगा, मस्त हो जाएगा, और सबकी दिवाली शानदार हो जाएगी, यादगार हो जाएगी। दोस्तों, मैं अगले 9 नवंबर से मैं बेसिक कोर्स करने जा रहा हूँ, जो 8 दिन का है। 8 दिन का बेसिक कोर्स हो गया, 9, 10, 16, 17, 23, 24 और 29, 30, ऐसे 8 दिन का होगा। और आपको मैं स्पेशल प्राइज दूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा आप लोग उसको जरूर करिए। आप ये ग्रुप के लिए स्पेशल प्राइज मैं दे दूंगा। तो आपको, अगर मैं कोई फ्री सेमिनार करता हूं तो उस पर पूछिए मत हमारे लिए कितना है, आपको मैं स्पेशल प्राइज दूंगा, लेकिन आप लोग जरूर करिए, क्योंकि अभी अभी हमें थोड़ा स्पीड बढ़ाना है, तो तलवार को धार निकालनी जरूरी है। और बिलीव करिए, मैं इतना व्यस्त होने के बावजूद मैंने ये रखा है, तो इसके पीछे कोई खास कारण होगा। तो आप लोग भी आइएगा, क्योंकि 2-4 ग्रुप को मैं इसमें इन्वॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा। अच्छा जी, मैं जब फ्री सेमिनार रखूंगा उसमें आप अपने अभिकर्ता जितने भी दोस्त है, वो जो मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप सारे अपने ग्रुप में डाल दीजिए, और इंसिस्ट वहां पे लिखिए, मैं रिकमेंड करता हूँ ये सेमिनार देखिए, कमाल की आइडिया मिलेगी, ऐसे करके उनको वहां पे इनवाइट करिएगा। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा? यस सर। हाँ सर, बहुत यस अच्छा। सर। बहुत अच्छा बहुत लगा अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय बाय, सर। आपको शुभ दीपावली। शुभ दीपावली टू यू। हेलो सर, इसकी फी कितनी होगी सर हमारे लिए? मैं आपको एडवांस बताऊंगा, अभी तक तो मैंने डेट फाइनल किया है, अभी फी का कोई स्ट्रक्चर में थोड़ा मैं टूर पे वैसे बाहर आया हूँ, मुंबई पहुंच में ऑफिस में सारा बैठ के मैं पूरा प्लानिंग करके आपको स्पेशल प्रेज दे दूंगा, डोंट वरी। ओके, बेसिक थैंक यू कोर्स में सर। क्या रहेगा इसमें? कमाल का। अच्छा, जिन लोगों ने बेसिक कोर्स किया नहीं है, बिलीव करिए, आज भरत पारेख के टीम को जब बेसिक कोर्स किया था ना, भरत भाई ने मुझे कहा था, अभिजीत भाई आपने बेसिक नाम क्यों इसका रखा है? ये तो गजब गजब का कोर्स है। तो हमने कहा सर ये इसलिए नाम रखा है क्योंकि बड़े से बड़े एजेंट को भी कभी कभी बेसिक आइडिया नहीं होती है, और बेसिक वालों के लिए तो ये बहुत जरूरी है जानना। तो भरत भाई ने कहा कि नहीं, ये कमाल का कोर्स है, इसका नाम बेसिक आपने रखा है, लेकिन मेरे लिए तो ये चैंपियन कोर्स है। सो करना ही ऐसा चाहिए सर। मैंने आपका 2-3 बार किया है सर, बढ़िया। कैसा मैंने रहा? तो योगेश जी बहुत कैसा बढ़िया रहा? सर। जिंदगी में हर इंसान LIC में बेसिक को तो कर, बगैर बेसिक के कोई LIC में रहना ही नहीं चाहिए। एक्चुअली, एक्चुअली। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू यू, एंजॉय योर दिवाली वेकेशन हैप्पी along दिवाली with the सर। family. हैप्पी दिवाली। Thank you. हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा सर। Happy Diwali, bye bye.